और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मैं हूं आपके साथ अनुराग। क्या वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी को भेजे गए 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या वक्फ बिल पर फीडबैक की इतनी बड़ी संख्या के पीछे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों की साजिश है? क्या इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन का हाथ हो सकता है क्या? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इन आंकड़ों पर साजिश की आशंका जाहिर की है। निशिकांत दुबे खुद 31 सदस्यों वाली जेपीसी का हिस्सा हैं। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर इस मामले में गृह मंत्रालय से जांच कराए जाने की मांग की। 1 करोड़ 25 लाख की संख्या में आए फीडबैक में उन्हें साजिश नजर आती है। इसके पीछे उन्हें कट्टरपंथी संगठनों, भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक जैसे लोगों के साथ साथ आईएसआई और चीन जैसे विदेशी ताकतों के साथ साथ प्रॉक्सी की भूमिका होने का भी शक है। इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय से इस पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की। और यह खबर बड़ी है क्योंकि इस मामले में सीधे सीधे निशिकांत दुबे जिस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं वो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की। हमारे साथ रविकांत राय जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, क्या कहा निशिकांत दुबे ने? जो उन्होंने कहा उसका अगर क्रक्स हमें समझना हो तो ये जो उन्होंने सारी बातें देश के सामने रखी, इसका क्रक्स क्या है? देखिए, जेपीसी को लेकर पूरी कमेटी ने एक ईमेल जारी किया था और उस पर लोगों के सुझाव मांगे थे। निशिकांत दुबे ने जो खत लिखा है जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल को, उसमें यह कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख जो मेल अभी तक प्राप्त हुए हैं उसमें मैक्सिमम मेल में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो एक जैसी है। यानी कोई इसे बाहर से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इतने सारे ईमेल की लैंग्वेज एक जैसी कैसे हो सकती है। उन्होंने जाकिर नाइक का भी जिक्र किया है कि उसने ये कहा था कि अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सरकार को फीडबैक भेजते हैं और इस बिल का विरोध करते हैं तो सरकार पर दबाव बनेगा और इसे वापस लेने पर सरकार एक तरीके से मजबूर हो जाएगी। तो क्या इस्लामिक कट्टरपंथी जो लोग हैं वो भारत की विधायी यानी विधायी कार्यों में दखलंदाजी करने का प्रयास कर रहे हैं? इसकी आशंका जो है वो निशिकांत दुबे ने अपने लेटर के माध्यम से जेपीसी चेयरमैन को बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जाकिर नाइक जैसे लोग इसके पीछे हो सकते हैं, जो कि सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। ये बहुत बड़ी बात है रविकांत। मामला देश का है, पूरे मामले को संज्ञान में देश के अंदर का मामला है और इस पर जो करना है सरकार को करना है। इस पर जेपीसी गठित की गई है, उस पर तमाम सुझावों पर अमल किया जाना है। लेकिन बाहरी ताकत इसके पीछे लगी हो सकती है, इस बात की आशंका ही बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। शुक्रिया रविकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपकी तमाम बातों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निशिकांत दुबे 31 सदस्यीय जेपीसी का हिस्सा है। उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल उन्होंने वक्फ बिल पर देश को गुमराह करने की साजिश किए जाने की बात कही। वक्फ बिल पर मिले सुझावों की भाषा एक जैसी है, ये उन्होंने देश के सामने बात रखी। जेपीसी को भेजे 1 करोड़ 25 लाख पत्रों की भाषा एक जैसी है, और जब भाषा एक जैसी है तो निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि ये कोई साजिश है और इसके पीछे वो ये साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन हो सकता है, भगोड़े जाकिर नाइक का हाथ भी हो सकता है। इस बात की आशंका उनके मन में आईएसआई और चीन की साजिश भी हो सकती है। इस बात को उन्होंने देश के सामने खुलकर रखा और उन्होंने ये बात कही कि फिर इस मामले में गृह मंत्रालय से जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि जगदंबिका पाल को जब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है तो उसको कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये देखने वाली बात है। बड़ी बात यह भी है कि ये वक्फ बोर्ड का ऐसा मामला रहा है जिस पर विपक्ष अपनी भूमिका को बहुत सक्रियता से निभाता है। तो इस आशंका पर विपक्ष क्या कहता है यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वक्फ बिल पर आपको याद होगा जाकिर नाइक कैसे ये देश के सामने रख रहा था कि अगर वक्फ बिल आया तो वक्फ संशोधन बिल आया तो देश में मस्जिद तोड़े जाएंगे। एक डर उसने मुसलमानों के मन में बैठाने की कोशिश की थी। जाकिर नाइक अपना इंटरेस्ट पर्सनली इस पर जाहिर कर चुका है, जो कि कट्टरपंथी और हमारे देश के लिए आतंकवादी है। आप सुनिए कि जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन बिल पर क्या कहा था। You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, 3,800 square kilometer. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier,
when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas. और देखिए, इस मामले पर पक्ष को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे वक्फ संशोधन बिल जो 2024 में संसद में पेश किया गया, उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया, लेकिन इसका विरोध कैसे हो रहा है। जरा एक बार ये तस्वीरें भी एम्बियंस के साथ देखिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। वक्फ बोर्ड जो काम करता है उसमें कुछ संशोधन हो जाएगा, जो संशोधन बिल लेकर आने वाली है सरकार या जो सदन के पटल पर रखा गया था। लेकिन इस संशोधन बिल को इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुस्लिमों पर एक बहुत बड़ा आघात होगा। और इससे भी अलग जो बड़ा मामला है वो ये, जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये मामला तो हमारे देश का है, जो करना है हमारे देश की सरकार को करना है, जो रिएक्शन देना हमारे देश के लोगों को देना। लेकिन इसके पीछे जब एक जैसे मैटर वाले पत्र सरकार के पास पहुंच रहे हैं और उस पर जब विदेशी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है, तो सवाल ये है कि क्या इसमें विदेशी ताकतों की किसी भी तरह से कोई जरूरत है और क्या वाकई इन्वॉल्वमेंट है। और जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ अमिताभ भूषण जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार। हमारे साथ तारिक खान जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और सैयद जवाद जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विजय जी आप ही से करता हूं, क्योंकि आपके नेता जो कि जेपीसी की इस जो बोर्ड की मेंबर्स हैं उसका एक हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश हो सकती है जब एक ही मजमून के बहुत सारे लेटर या ईमेल्स जो हैं वो जेपीसी के पास पहुंच रहे हैं। सर, जो वो आरोप लगा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे बताएंगे? क्योंकि विपक्ष सीधे सवाल पूछेगा कि आपके पास जो ये जानकारी आई ये कहां से आई? विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जरा प्लीज चेक कीजिएगा कि कहीं म्यूट तो नहीं है। जी अनुराग जी, देखिएगा कि किस तरह से आपने वीडियो दिखाया है, किस तरह से किया जा रहा है कि सजेशन नहीं, सुझाव जो होते हैं वो अच्छाई के लिए होते हैं और यहाँ विरोध दर्ज कराने के लिए बोला जा रहा है। जितने आपने देखा होगा कट्टर मौलवी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ विरोध दर्ज कराइए, हमारी मस्जिदें छीन जाएंगी, झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये किसके पीछे, किसका हाथ है? ये उनका हाथ है। जैसे आपने देखा होगा अकबर डंपी ने 200 बीघा जमीन कब्जा रखी है रामनगर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की। वो लोग चाहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड में किसी तरह की भी तब्दीली ना आए, वो उस नेक्सस को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो शक्तियां जिनके पाकिस्तान से, चाइना से, जो भी है, जो भी तार, अभी तो जांच में पता लगेगा किसका हाथ कितना कैसा कहां से है, पर हमारा तो मानना ये है कि ये एक षड्यंत्र है ये जी, क्योंकि इतने 1.25 करोड़ के आसपास और बिल्कुल सेम एक जैसी उनकी लैंग्वेज है, कहीं उनके सुझाव नहीं है। देखिए, सुझाव और विरोध में फर्क होता है। विरोध तो ये है कि आपने कोई अच्छी चीज होने ही नहीं देनी, और सुझाव ये होता है कि आप इसको अच्छा कैसे कर सकते हो। तो मांगे सुझाव गए थे, विरोध थोड़ी मांगा गया था। तो इस तरह की जो ये चीजें हैं आप देखेंगे। अच्छा, फिर आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं विजय जी कि फिर इसके पीछे विदेशी साजिश हो सकती है, पाकिस्तान का हाथ हो सकता है या जाकिर नाइक का हाथ हो सकता है? जरा उस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, जाकिर नाइक की तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने कहा है कि 9.4 लाख जो है एकड़ जमीन के पास है। अगर आप सेना और रेलवे को छोड़ देते, तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। और इनकी साजिश देखिए, तमिलनाडु में एक जिला है
हाँ। वहां पर एक गांव जो 1600 साल पुराना मंदिर है और गांव है, और इस्लाम आया है 1500 साल पहले, हाँ। उस गांव पे, पूरे गांव के ऊपर इन्होंने अधिकार जता दिया। तो भाई ये क्या चीज है? हाँ। इनका जो सेक्शन है लेकिन 40, जिस स्तर पे जो बदलाव होना चाहिए सामाजिक स्तर पे, वो तो आप लोग प्रस्तावित कर चुके हैं, जिस पर चर्चा हो रही है। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं विजय जी, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए कि फिर पाकिस्तानी कनेक्शन या विदेशी साजिश होने की आशंका क्यों है? वो इंटरलिंक या वो कनेक्शन कहां से मिल रहा है आपको? देखिए ऐसा है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं और एजेंसीज देखती हैं, आप बताइए मुझे, निशिकांत दुबे जी कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उस कमेटी के मेंबर है, वो वहां वो देख रहे हैं। तो कोई ऐसी कमेटी या जो ऐसी एजेंसी है कोई जो निशिकांत दुबे को रिपोर्ट कर रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी एजेंसी भी होंगी, ऐसी इनपुट भी होंगे, और ऐसी भाषा शैली भी होगी, ऐसे कहीं से जिस तरह से इनके तार जुड़े हुए हैं वो भी होंगे। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, आप विजय जी सारी बातें ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आशंका भर है कि हमारे देश में विदेशी साजिश हो सकती है, तो ये चिंता की बात है। भाई हमारे देश का अपना संविधान है, हम जिस पर चलते हैं, सबको आजादी देते हैं, और सबके पास ये अधिकार है कि वो अपनी बातों को सरकार के सामने रखे, अपना विरोध दर्ज कराए, सरकार उस पर काम करे। भाई विदेशी ताकतों की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुलकर कह देता हूं। लेकिन मैं सैयद जवाद जी आपके पास आता हूं, ये कैसे मुमकिन है, जो सवाल उठा रहे हैं निशिकांत दुबे, वो ये सही है कि ये कैसे मुमकिन है कि 1,25,00,000 एक जैसे ईमेल सेम कंटेंट के, या तो ऐसे हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने लिखा हो, अलग अलग जगह पर उसे प्लांट किया हो, एक बटन क्लिक किया हो, एआई की मदद से वो चला गया हो, या वाकई इसके पीछे कोई संस्था या संगठन काम कर रही हो जिसने जानबूझकर सरकार के सामने विरोध का ये स्वरूप रखा हो? जी देखिए, मुझे हंसी आ रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्योंकि अब मुझे ये लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बेगैरती पे भी उतर आई है, झूठ, मक्कारी और बेईमानी इनकी फितरत के अंदर है, और भ्रष्टाचार इनके दिमाग के अंदर पनपता है, और नफरत तो ये दिन भर फैलाते हैं, क्योंकि जो कमल है वो नफरत के और कीचड़ के अंदर जो खिलता है, वो दिमाग के अंदर नफरत और कीचड़ खुलने लगी है। वो कैसे बताता हूँ आपको। अभी एक भ्रम फैलाया गया था जब वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा था और चीजें आ रही थी कि भाई इसको ट्रिब्यूनल से हटा दो, क्योंकि इसका केस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता, यही दलील दी जा रही थी। लेकिन फिर क्या निकला कि उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, झूठ नंबर 1। फिर उसके बाद ये कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति तीसरी बड़ी संपत्ति है, और बहुत सी जगह की और भी धार्मिक की अभी तक मॉनिटरिंग नहीं हुई। एक बार मॉनिटर उनकी भी हो जाए, पता चल जाए कि किसके पास कितनी संपत्ति है, तो उसमें भी पता चल जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात ये लेकर के आ रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाले होते हैं, उसके अंदर करप्शन, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी। तो घोटाले तो बहुत से सरकारों के अंदर भी हुए हैं, और बहुत से रेलवे के अंदर संपत्ति जो दी उसमें भी घोटाले हैं, डिफेंस की जमीन में भी घोटाले करें। नहीं सैयद जवाद जी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपने बोला इतना, इनकी जवाब निशिकांत की जवाब पे, हाँ प्लीज उस पे आइए ना, मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो मुद्दे पर हम लोग रहें। भाई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ये छोटी मोटी बात तो नहीं हो सकती। देखिए, निशिकांत दुबे के दिमाग को जो है ना, वो मुझे लगता है कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया। अच्छा, और वो हाईजैक ऐसे कर लिया, वो दिन भर कभी भी कुछ भी पूछो, वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, उसके बाद आतंकवाद पहुंच जाएंगे, फिर मुसलमान उनके दिमाग में आता है, फिर उनके दिमाग में इस्लाम आता है। अगर यहाँ पर इस चीज की बातें नहीं करेंगे तो निशिकांत दुबे को सैयद जवाद जी, चलिए मैं कह रहा हूं उनके दिमाग को हैक कर लिया। अगर आप सैयद जवाद जी सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आप ही को देना है, मैं वक्त दूंगा आपको। सैयद जवाद जी, एक छोटी सी चीज मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं निशिकांत दुबे का दिमाग हैक हो गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि 1,25,00,000 लोगों के दिमाग को ऐसा क्या हुआ कि एक ही जैसा कंटेंट उन्होंने लिखकर भेजा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, दिमाग उनका हैक हुआ या निशिकांत दुबे का हैक हुआ? अरे निशिकांत दुबे का हो चुका है, क्योंकि जो क्यूआर कोड दिया गया था, सर मेल आए, मेल की बाकायदा बॉडी तैयार होती है। वही बता रहे हैं। अरे भाई क्या क्यूआर कोड पर आप यस और नो भेज सकते ना सैयद जवाद भाई, मेल एक जैसा कैसे? अरे भाई आप सुनिए भाई, गजब बात है। कह रहे हैं क्यूआर कोड जो दिया गया था उसको स्कैन करने के बाद जो मेल से अटैच आता है उसमें सारी फॉर्मेट के अंदर चीजें दे रखी। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि इतने ढेर सारे सजेशन कहां पे आ गए। सर मेरी जानकारी में सैयद जवाद भाई, मेरी जानकारी में जो जेपीसी है, जेपीसी के पास ये मेल गए और जेपीसी ने कोई क्यूआर कोड जारी नहीं किया, ये क्लियर कीजिए सर। अरे जेपीसी ने, अरे AIMIM ने अपना क्यूआर जारी किया, कोई मौलाना ने अपना क्यूआर जारी किया, जेपीसी के पास मेल गए सर, जेपीसी ने कोई क्यूआर जारी नहीं किया है।
अरे जेपी, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, नहीं करा जेपीसी वालों ने। हाँ। जेपी से राय मांगी गई है तो राय दी गई है, राय के फॉर्मेट के अंदर चीजें दे रखी है कि इत्तेफाक रखने की जरूरत नहीं। अब क्या इनके साथ दिक्कत है, अगर सरकार का कोई विरोध करता है तो ये उसको आतंकवादी कहेंगे, किसान करेंगे तो उनको खालिस्तानी कहेंगे। सर अभी बात तो विरोध की है ही नहीं ना सैयद जवाद भाई, मैं कह रहा हूं बात तो विरोध की है ही नहीं, बात तो इस बात की है कि क्या वाकई में कोई ऐसा संगठन है जो देश विरोधी है। सैयद जवाद भाई मैंने आपको अच्छा वक्त दिया, सुनिए ना, आपको अच्छा वक्त दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर तो आशंका जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति, क्योंकि ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखा चुके हैं इस मामले में, उसको क्या लेना देना, वो कह रहा है हमारे देश में कि आपकी मस्जिदें टूट जाएंगी, तो ये भड़काने जैसा है ना। एक मिनट, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैंने तो सवाल बहुत सीधा पूछा कि 1,25,00,000 ईमेल्स का मजमून एक जैसा कैसे, कोई क्यूआर नहीं है। 5 सेकंड का मेरा जवाब। ठीक है विजय शर्मा जी प्लीज जवाब दे दीजिए, सूर्य प्रकाश मैथिल के पास आवाज नहीं जा रही। विजय शर्मा जी जवाब दे दीजिए प्लीज। मुझे सैयद जवाद जी पे जो है इनको तो हंसी आ रही है, मुझे तरस आ रहा है। आप मुझे बताइए, कोई भी मामला होता है तो वो ट्रायल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट में जाता है। आप कहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? तो आप मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का कौन सा अधिनियम सिविल कोर्ट में जाने के लिए वो करता है? तो आप झूठ मत फैलाइए। ठीक है, गलत बात मत कीजिए। ठीक है, ओके आप दोनों एक दूसरे को गलत बताएंगे, ठीक है। बोर्ड है। अच्छा मैं आगे वक्त दूंगा विजय जी सैयद जवाद जी, ये लेट्स नॉट मेक दिस डिबेट बिटवीन यू बोथ। ओके ये आप दोनों के बीच की डिबेट नहीं रखते, हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव में समझते। देखिए मेरा कंसर्न, अमिताभ भूषण जी, मेरा कंसर्न जो है वो सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। भाई सवाल सीधा है, भाई सवाल बहुत सीधा है कि कैसे 1,25,00,000 मैसेजेस या ईमेल एक जैसे हो सकते हैं। अमिताभ भूषण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सूर्य प्रकाश मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं। मैथिल साहब सवाल बहुत सीधा सा, 1,25,00,000 ईमेल एक जैसे कैसे? धन्यवाद। देखिए अभी मैं सैयद जवाद को सुन रहा था और सैयद जवाद कह रहा था, खुद स्वीकार किया इन्होंने कि जो स्कैन कोड है उसके अंदर इन्होंने एक मेल को प्रीफिक्स कर रखा है, जो भी उसको स्कैन करेगा वो प्रीफिक्स उसका बाय डिफॉल्ट उसमें चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जितने भी इन लोगों ने स्कैनर कोड इशू किए हैं ये सब एआई की मदद से किए। ये एक प्रोग्राम्ड इन्होंने मेल सिस्टम बनाया है जिससे कि ये कोई भी स्कैन करेगा और वो मेल चला जाएगा सेम भाषा में। इसका मतलब सुझाव नहीं, आप विरोध दर्ज कराएंगे। दूसरी चीज एक बात बताइए, वो अरे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, चिल्लाओ मत हो कब्जे वाले लोगों, ओ कब्जे वाले लोगों सुनो पहले, बीच में ये कोई बात नहीं होती। अनुराग भाई ये बीच में बोले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाषाई मर्यादा सब रखेंगे। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? एक एक करके नहीं ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? सूर्य प्रकाश मैथिल जी भाषाई मर्यादा रखेंगे आप, ठीक है, ओके कंटिन्यू, भाषाई मर्यादा रखेंगे सर। हाँ जी देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो जाकिर नाइक भगोड़ा आतंकवादी, धर्मांतरण करने वाला, भारत में वांछित उग्रवादी, वो इस वक्त वो के ऊपर बता रहा है कि मस्जिदें छीनी जाएंगी। आपने एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर बरगलाया जा रहा है जनता को कि भैया आप इसके ऊपर मेल करो वरना आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। मैं 4-5 जो है ना स्थानों के नाम बता रहा हूं। तमिलनाडु के अंदर त्रिची जिला है, उसके अंदर एक 1500 साल पुराना सूर्य मंदिर है, उसको वक्फ बोर्ड ने जो है वो क्लेम कर लिया। इसके अलावा सूरत के अंदर कई सारी सरकारी इमारतों को क्लेम कर लिया, बेंगलुरु के अंदर ईदगाह मैदान को क्लेम किया और साथ में हरियाणा के जठराना गांव को क्लेम किया, हैदराबाद के एक 5 स्टारा होटल को क्लेम कर लिया। साहब लेकिन ये जो वक्फ ने किया वो सारी बातें अलग, उस पर चर्चा किसी और दिन। आज मुझे बताइए, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, कह रहे हैं कि जो हमारे देश की संस्था है जेपीसी, उसके अंदर भी कुछ लोग अपनी ओपिनियन देकर, बाहर से बैठे हुए अपनी ओपिनियन देकर उसको प्रभावित करना चाहते हैं। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल अनुराग भाई, आप देखिए ना, अभी आप इससे पहले आप जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर अमेरिका की एक कंपनी ने इस बात को डिस्क्लोज किया था कि इजराइल की एक जो एआई फर्म है उसने देश के अंदर सोशल मीडिया का मिसयूज करके कांग्रेस को समर्थन दिलवाया। सेम यही मैटर इस समय में चल रहा है। अमेरिका है, उसके अलावा चाइना है, पाकिस्तान है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है और साथ में आतंकवादी संगठन, हर प्रकार से वो इस मुद्दे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग एआई के माध्यम से इस प्रकार का लगातार एक प्रीफिक्स मेल भेजे जा रहे हैं जेपीसी को, ताकि एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो। एक प्रेशर मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जेपीसी की जो संस्था है जो इस मामले पर सुझाव ले रही है, विरोध नहीं, जो सुझाव ले रही है उसका कोई क्यूआर कोड नहीं है, अपनी अपनी अलग अलग संस्थाओं के क्यूआर कोड है। मैं तारिक भाई आपके पास आता हूं, उसके बाद वरुण जी आपके पास आता हूं, अमिताभ जी भी हैं। तारिक भाई
आज जो वक्फ संशोधन बिल है इसका विरोध का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये आरोप लगना या ये बताना कि भाई देश में सिक्योरिटी क्राइसिस भी हो सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वक्फ संशोधन बिल पर विरोध ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तारिक भाई, ये क्यूआर वर्सेस क्यूआर करके 8 दिन पहले आपके चैनल पे प्रोग्राम चलाया गया था, क्यूआर वर्सेस क्यूआर। मैं भेज दूंगा, पूरा 8 दिन पहले का है। क्यूआर जंग करके 2 तरीके के क्यूआर थे। अभी गणेश प्रतिमा वाले जगह पर भी क्यूआर लगाए गए थे। जब हम क्यूआर को स्कैन करते थे तो एक फॉर्मेट आ जाता। हिंदू पक्ष ने कहा कि आप समर्थन में क्यूआर भेजिए। अभी ये नहीं पता चला है, क्यूआर को स्कैन करने के बाद एक फॉर्मेट आ जाता था जी। तो क्या हिंदू लोगों को भी आतंकवादी से प्रेरित थे या हिंदू आतंकवाद का? लेकिन यहाँ तो क्यूआर का सवाल ही नहीं है ना। सर बीच में, यहाँ तो जो ईमेल जेपीसी पे पास है उसका सवाल है तारिक भाई। मैं तो सिर्फ आपको सवाल करेक्ट कर रहा हूँ। जेपीसी पे जो ईमेल गए हैं वो समर्थन में या विरोध में गए हैं, इसका पता चल गया हाँ कि ना? ये तो बीजेपी बताएगी। अरे बीजेपी क्यों बताएगी? जेपीसी बताएगी ना, जिसके पास ईमेल पहुंचे। अब वो समर्थन में है या विरोध में? मैं ये कह रहा हूं कि क्यूआर कोड हिंदू जो अभी गणेश पूजा हुई उस जगह भी लगा। अब दूसरा सवाल 21 अगस्त को अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत आए। एस जयशंकर ने, जिसको अभी आतंकवादी बता रहे थे जाकिर नायक, उनके खूब गले लगे, खूब तारीफ की, ये मेरा भाई है, मोदी मेरा दोस्त है। क्या जाकिर नायक को भारत लाने की बात की? अगर की तो बीजेपी प्रवक्ता बगैर या जाकिर या जो एस जयशंकर है उनको चैलेंज करता हूं, विदेश मंत्री ठीक है, बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से कि क्या जनता को आपने जाकिर नायक को भारत लाने के लिए क्या बात की? ठीक है, नोटेड। आपने व्यापार की बात की? नहीं, व्यापार की बात की आप निकल लेते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? यहां बैठकर जाकिर नायक को गाली देने से कुछ हो जाएगा? सरकार की जिम्मेदारी है। मलेशिया का प्रधानमंत्री आया। नहीं मैथिल साहब आ रहा हूं, मैथिल साहब एक-एक करके उतरा, अभी देना उत्तर। चुप हो, मैथिल साहब एक-एक करके चुप रहिए। आप प्रधानमंत्री यहाँ आए, आपने गले लगाया, सुन लिया। आतंकवादियों के चमचों। नहीं सर, प्लीज ये भाषा नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं इसको एंडोर्स नहीं कर पाऊंगा। सो सॉरी। मैं आतंकवादी हूँ। मैं अब मौन रख लेता हूँ। मैं आतंकवादी नहीं मैथिल साहब आप ये मेरे गेस्ट को कभी नहीं कहेंगे। मैथिल साहब आज आपने बोल दिया इस चर्चा में, मेरे साथ चर्चा करते वक्त आप इस तरह की भाषा किसी को नहीं कहेंगे। मेरे हर गेस्ट सम्मानित है। मैथिल साहब आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं जाएगी, प्लीज। आई एम सॉरी। ये क्या तरीका है? आप लोग सब सम्मानित है, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, सवाल का जवाब बीजेपी को देना है। अगर खान लगा है तो तारीख नहीं सर, वो बातें कहीं इंडोर्स नहीं की जाएगी। टाइम्स नाम नवभारत इन बातों को बिल्कुल अलग करता है। ये व्यक्तिगत विचार है सूर्य प्रकाश मैं लेकिन तारिक भाई अनुराग भाई, ऐसे वक्तों पे दिल रोता। नहीं तारिक भाई, मैंने इसका मैं जो यहां बैठकर विरोध कर सकता था तारिक भाई मैंने किया। बस मैं एक छोटा सा सवाल जानना चाह रहा हूं तारिक भाई, आज आप जो सारी बात कह रहे हैं जाकिर नायक को लेकर सवाल विजय शर्मा जवाब देंगे उसका, मुझे ये बताइए आज नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या विरोध ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई अगर कोई कह दे कि हमारे देश पर संकट है, सर देश पर संकट, आपको लगता है कि हमारे देश में वाकई जरूरत है देश के मुस्लिमों को कि जाकिर नाइक वहां से उठकर बोले कि आप इसका विरोध कीजिए? क्या उसकी सलाह लेने की जरूरत है आज? आप समझे नहीं। अगर एक फॉर्मेट में ही ईमेल आया है, इसलिए आया है क्योंकि भारत में दो पक्षों ने, हिंदू पक्ष ने फेवर में और मुस्लिम पक्ष में विरोध करने के कि ये नहीं सजा, और ये आर्टिकल 19 हमको इसकी इजाजत देता है कि हम विरोध कर सकते हैं। सर व्यक्तिगत संस्था क्या क्यूआर कोड लेकर आती है और उस पर क्या सुझाव मांगती है, ये सब चीजें अलग। जेपीसी तो हमारे देश की संस्था है ना, जो एक कानून पर विचार ले रही है और उस पर कोई क्यूआर कोड नहीं है, और उसे ईमेल में जाना और एक ही ईमेल के तरीके में जाना, ये सवाल है सर। हाँ नहीं, मैं वो बात कह रहा हूं, वही बात कह रहा हूं। तो ये सवाल हिंदू पक्ष से भी होना चाहिए। मंदिर, आपके चैनल आपसे 8 दिन पहले प्रोग्राम चलाया था, मंदिरों के बाहर क्यूआर कोड लगाया तारिक भाई आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये आप क्यूआर कोड लाइए, कौन मना कर रहा है आपको? आप लाइए क्यूआर, अपने हिसाब से सुझाव लीजिए। अरे कोई भी क्यूआर लेकर आए। मैं कह रहा हूं कि जेपीसी जो संस्था सरकार द्वारा गठित की गई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा गठित की गई है, उसमें तो सिर्फ ईमेल का प्रावधान है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट कैसे गया है? मैं ये कह रहा हूं अभी यूसीसी पे 50 लाख ईमेल आए, उस पे तो सवाल नहीं हुआ। ठीक है, जवाब दीजिए विजय जी। ठीक है, आपके सवाल वैलिड है सर। मैं टॉस कर दे रहा हूं। विजय शर्मा जी प्लीज जवाब दीजिए सपा को। जी तारिक जी, आपने बड़े चतुराई से बात घुमा दी। आप मुझे बताइए, सजेशन और विरोध में फर्क होता है एक। दूसरा, सजेशन जो होता है वो अपनी विचारधारा, स्वतंत्र विचारधारा होती है और स्वतंत्र तरीके से रखा जाता है कि भाई मैं ये सुझाव देता हूं ताकि ये अच्छा हो जाए, या मैं इसके विरोध में हूं क्योंकि ये हमारे हक हकूकात को कमजोर करेगा, तो समझ में आता है।
अब एक क्यूआर कोड लगा के और माइक पे लगा के आप प्रेरित कर रहे हो लोगों को कि आप क्रोध कीजिए, आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। सर, ये कौन से मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं, क्यूआर कोड पे अपने सजेशंस मांग लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना कि आपकी मस्जिद टूट जाएगी, आप विरोध में बोलिए, ये बड़ी बात है। आप क्यों बरगला रहे हैं भाई? देश की जनता समझने और सुनने लायक है। अनुराग जी, क्यूआर कोड का विरोध नहीं होता। क्यूआर कोड पे आपने एक भाषा एक सेट कर रखी है, उसमें आप उसमें कहते हैं कि आप अपना इसमें दबाइए, बटन दबाइए, इसको स्कैन कीजिए, तो ये गलत है। ठीक है सर, ओके, ठीक है। मैं तारिक भाई आपके पास भी आ रहा हूँ, सैयद जवाद जी आपके पास, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मेरे पास दो गेस्ट हैं जिन्होंने कुछ नहीं बोला है। मैं वरुण जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अमिताभ जी। वरुण जी, मेरा सवाल वही जो मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा, क्योंकि आप लोग आजकल साथ हैं, अपनी सियासत साथ कर रहे हैं भाई, आगे अच्छा भविष्य देख रहे हैं अपना सरकार बनाने का, सरकार चलाने का। तो मुझे बताइए सर कि ये आप वक्फ संशोधन बिल पर कितना भी विरोध कर लीजिए, लेकिन क्या वो विरोध भारत देश की सिक्योरिटी से ऊपर हो जाएगा क्या? क्योंकि यहां तो सीधे बात सिक्योरिटी थ्रेट की कह रहे हैं, संप्रभुता के हनन की बात कह रहे हैं यहां पर निशिकांत दुबे। अनुराग जी, अभी पूरे डिस्कशन में आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ही नहीं आ रहा। उत्तर ये होना चाहिए भाई, निशिकांत दुबे सम्मानित संसदीय सांसद है, संसदीय जेपीसी के मेंबर हैं, अगर वो प्रश्न उठा रहे हैं तो इसका मतलब आपका गृह मंत्रालय का फेलियर है। अगर विदेशी लोग अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस प्रकार से, तो आप कर क्या रहे हैं? साहब आऊंगा। सरकार है, 10 साल से अमित शाह जी गृह मंत्री है, तो इस्तीफा मांग ले जाए गृह मंत्री का, अगर उनको पता ही नहीं है। जेपीसी में अगर ऐसे इस फॉर्मेट के ईमेल आ रहे हैं, इनको होश ही नहीं है, कितने दिन तक होते एक सांसद उठा रहा है जो भी सदस्य है कमेटी का, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दरकिनार कर दिया जाए उस आदमी की बात। एक सम्मानित सदस्य जेपीसी का मेंबर उठा रहा है, तो इसका मतलब उनको पता है, कोई थाली कटोरे में बजाने का इफेक्ट तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं से सोर्सेज है। निशिकांत दुबे को जब भी उन्होंने लेटर लिखना एक ऑथेंटिक चीज है, और गृह मंत्री को लिखा है, तो गृह मंत्रालय का फेलियर है। दूसरी बात, लोकतंत्र में चाहे विरोध करो चाहे सुझाव दो, जेपीसी का पार्लियामेंट के कई बिल आते हैं, उसके सुझाव मांगे जाते हैं, वो कोई विरोध करता है, कोई भेजता है, नहीं भेजता है, ये तो जागृति की बात है। अगर मुसलमान तो मतलब वरुण पुरोहित साहब, आपको इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं दिखती कि सारे ईमेल्स का फॉर्मेट एक जैसा है, कंटेंट एक जैसा है? मेरी बात तो पूरी होने दो। अगर इतने क्वांटिटी में ईमेल्स आए या सुझाव आए, तो ये तो जागृति की बात है समाज। लेकिन जो दूसरा हिस्सा आप बता रहे हो कि इसमें चाइना का या जाकिर नायक का किसी का इन्वॉल्वमेंट है, एक ही फॉर्मेट के आ रहे हैं, तो वही तो मैंने कहा, वो अगर एक ही फॉर्मेट के आ रहे हैं और आज इनको पता लग रहा है, उसके अभी तक इनको देश की सुरक्षा का प्रश्न है, देश की सुरक्षा का प्रश्न, मतलब अभी डिबेट होती रहेंगी, फिर सुझाव नींद खुलेगी गृह मंत्रालय की, अमित शाह जी के चुनावों से, फिर जाके जांच करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा फेलियर तो केंद्र सरकार का है। अगर बाहरी तत्व कोई भी हो, तो अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी भी छोटी सी बड़ी बात पर या छोटी बात पर, विधायिका की बात पर, कोई जुडिशरी के अंदर, तो सरकार का फेलियर माना जाएगा, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। निशिकांत दुबे ने तो खुद की सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाया, उस पर आप डिस्कशन करिए, और कोई फॉरेन एलिमेंट आपको। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ वरुण पुरोहित जी, क्योंकि आप बेबाकी से बात रखते हैं, मैं एक छोटी सी चीज और जानना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप बताइए, अमिताभ जी के पास जाना उसके बाद। मैं ये जानना चाह रहा हूं वरुण जी, कि फिर आप उन चीजों का भी विरोध करते होंगे, क्योंकि आप तो सिक्योरिटी को लेकर तो उदासीन विचारशील तो है ही, तो आप उन बातों का भी विरोध करते होंगे जो लोग बरगला रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं, इंक्लूडिंग जाकिर नाइक, इंक्लूडिंग दैट स्पीकर, जिसमें लोगों को कहा जा रहा था कि आप विरोध कीजिए नहीं तो मस्जिद टूट जाएगी। हाउ कैन जाकिर नाइक इन्फ्लुएंस इंडियंस? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप? और गलत है, सबको पता है। अगर ऐसा प्रोपोगंडा हो मस्जिदें टूट जाएंगी, तो ये तो एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स हो गए ना, तो इलीगल स्टेटमेंट्स हो गए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, तो इसमें कार्रवाई करो आप। ठीक है वरुण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय शर्मा जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाह रहे हैं, बस मुझे और 20 सेकंड का वक्त दीजिए। अमिताभ जी, तो क्या ये बहुत छोटी बात है वाकई में कि भाई सारे ईमेल्स का कंटेंट एक जैसा है, इससे कोई सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है, या वाकई मुद्दा बहुत बड़ा, इसे छोटा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, और मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये मामला सीधा सीधा मुस्लिम ब्रदरहुड और दूसरी तरफ इस देश में जो वक्फ की वैध अवैध जमींदारी है जो खतरे में आ गई है, उसको बचाने की है। पर ये क्यों है? क्योंकि लोहे में लकड़ी का बस्ता नहीं होता तो अनुराग भाई जंगल के कटने का रास्ता नहीं होता। मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ एक्ट में जब संशोधन किया 2013 में, तो उसके बाद उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हाल में बिहार में चले जाइए, फतुहा में गांव है गोविंदपुरा, पूरे गांव पर वक्फ ने कब्जे का दावा कर दिया,
और तमाम जगह हिंदू संपत्तियों पर वक्फ ने कब्जे का दावा किया। और उसके बाद 2022 में सदन के भीतर जब मुख्तार अब्बास नकवी ये बता रहे होते हैं कि देश में 9.5 लाख संपत्तियां वक्फ की है, तो 2013 देख लीजिए 4.5 लाख संपत्तियां वक्फ की थी। अचानक वो 2022 आते आते 9.5 लाख हो जाती है। और अवैध का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं अनुराग भाई कि जितनी अवैध संपत्तियां हिंदू संपत्तियों पर वक्फ ने दावा किया उसकी जीआई मैपिंग कराई गई। वक्फ ने जो कह दिया न खाता न बही, वक्फ जो कह दिया वो सही। नहीं अमिताभ जी मैं कह रहा हूं कि जब हम इतनी गहन चर्चा में हैं, मुझे लगता है कि वक्फ की खामियों पर तो सरकार ले आई ना बिल, उस पर संसद में चर्चा हुई, संसद से ऊपर तो कुछ नहीं है, न्यायपालिका और कार्यपालिका इस पर दोनों काम कर रही है। अब मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज बताइए कि जो जेपीसी इस बात के लिए गठित की गई कि इस पर सुझाव आए, इस पर क्या कुछ लोग बाहर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें? निशिकांत दुबे को तो कम से कम यही आशंका है। निश्चित तौर पर करेंगे ही, क्योंकि मैंने आपको कहा ना वक्फ की जमींदारी का सवाल है, वक्फ की अवैध जमींदारी पर खतरा है। संशोधन होने के बाद क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के निर्णयों को चुनौती दी जाएगी, हाई कोर्ट में वक्फ के निर्णयों को चुनौती दी जाएगी। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? खाता न बही, जो आप कह दे वो सही। सारी संपत्ति आपकी हो गई, कहां से आ गई ये संपत्तियां आपके पास? किनकी संपत्तियों पर आपने दावा किया और आपके ट्रिब्यूनल में ही क्यों सुनवाई होगी? इसकी जांच होनी चाहिए, वेरिफिकेशन। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार ने अमिताभ जी लेकिन सारी बात वही ना कि इसके लिए तो सरकार जो कर सकती थी कर, ठीक है सैयद जवाद जी, सरकार जो कर सकती थी अमिताभ जी कर रही है। मैं कह रहा हूं कि वो प्रोसेस में भी क्या इन्फ्लुएंस की कोशिश है क्या? और फिर ये तो बहुत गंभीर बात है ना सैयद जवाद जी प्लीज। नहीं देखिए क्या है, अभी फिर झूठ बोला गया कि वक्फ बोर्ड को लेकर के हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता, ट्रिब्यूनल में ही केस चलेगा। झूठ है, जाया जा सकता है, पहले भी जाया जा सकता था। और ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो सरकार के ऊपर चलते हैं, सरकार चलाती है ट्रिब्यूनल, और देश में 70 ट्रिब्यूनल चलना है। पत्रकार महोदय, देश को बलगलाइए मत, देश को आप बरगला रहे हैं जवाब साहब, आप बरगला रहे हैं। अच्छा बताइए वक्फ एक्ट कैसे बना? संविधान में किस प्रावधान के तहत वक्फ का प्रावधान किया गया? जरा बता दीजिए, देश को बहुत सच बोल रहे हैं। बता दूंगा, शांति रखिए। अभी आपने क्या बोला था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, पहले भी जाया जा सकता था और उससे पहले चैलेंज भी करा जा सकता है। ट्रिब्यूनल जो होते हैं, सुनो मेरे भाई, सुन लोगे, झूठ ना फैलाओ। जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो कोर्ट के हेल्पिंग हैंड होते हैं, और जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो जज बैठते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अमिताभ जी और सैयद जवाद भाई ये पूरी चर्चा तो निरर्थक हो रही है अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वक्त क्या गलत कर रहा है। अरे वक्त जो कर रहा था उस पर ही तो आज जेपीसी बैठी है ना। ठीक है, ओके, मैं बहुत जल्दी से विजय जी के पास जा रहा हूँ। विजय जी हमारे देश की संस्था के अंदर भी क्या भीतरघात हो रहा है? और फिर जो सवाल वरुण जी उठा रहे थे कि फिर ये तो गृह मंत्रालय के लिए सीधे सब्जेक्ट ऑफ मैटर है कि जांच करवाई जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे देश के भी फैसलों को बाहर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। देखिए वरुण जी, देश के बाहर से तो तब हो रहा था जब 1995 2013 में इसमें असीमित शक्ति दे दी गई। पूरे विश्व में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी भारत देश में है, इवन किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के। आप वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 पढ़िए, आप प्राइम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ये कहते हैं रिटायर्ड कौन अपॉइंट करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा। आप किसी को भी कर सकते हो, उसमें किसी बॉडी का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना नहीं है। और आप कहते हो होम मिनिस्ट्री कर रही है, मैं टीवी पे बैठ कर थोड़ी बता सकता हूँ ना, होम मिनिस्ट्री आपको बताएगी क्या कार्रवाई कर रही है। और जहां तक उसका आतंकवादी का सवाल है, उसका पासपोर्ट, ठीक है सर, मतलब इस मामले पर सरकार सोच रही है और कार्रवाई करेगी। ठीक है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी लास्ट कमेंट जारी रखे हुए। मैथिल साहब, मैंने वरुण पुरोहित को भी सुना और साथ में तारिक खान को भी सुना। तारिक खान कह रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि वहां गए जयशंकर साहब, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उसको प्रत्यर्पित करने के लिए। अगर आतंकवादी, तो मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट बात, मलेशिया के संग हमारी कोई भी प्रत्यर्पित ट्रीटी नहीं है। पहली चीज सुन लो, अंतरराष्ट्रीय कानून को समझो। और दूसरी चीज, ये क्या बात है, हर कांग्रेसी सीधा जाकर हमारे अमित शाह जी में पहुंच जाता है, गृह मंत्रालय ने क्या किया। अरे भाई, मेरे जेपीसी के अंदर सदस्य हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने वो फॉर्मेट देखे, वो मेल देखे। आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी समझने से ज्यादा अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है भारत के खिलाफ, तो वो समझने की जरूरत है। हमें याद है कि किसान आंदोलन में कैसे ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग
किसानी कितनी की पता नहीं, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग ट्वीट कर रहे थे तो वो बहुत बड़ा सवाल था। रियाना जैसे लोग ट्वीट कर रहे थे वो बहुत बड़ा सवाल था। तो ऐसा तो नहीं कि वाकई में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, खबरें लगातार जारी।